बच्चों कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों आज मैं लेके आया हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का शायद पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन देखो, वीडियो बनाते हुए पार्ट का पता नहीं लगता है कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं, बट मैं थंबनेल और जो हमारा जो टाइटल होता है बेसिकली, तो टाइटल में मेंशन कर देता हूँ कौन सा पार्ट है और क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, याद नहीं रहता कौन सा पार्ट है क्या, आपको जितना मैं देख के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ठीक है, जैसा बस टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करता हूँ उसको। ठीक है, तो एक बार वो देख लिया करो, उसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा। एनीवेज, तो मैं लेके आया हूँ आज फ्रिक्शन के बारे में। देखो लास्ट टाइम मैं कॉन्क्रीट फोर्सेस बेसिकली कॉन्क्रीट फोर्सेस ऑन अ बॉडी बेसिकली वो कवर कर चुका हूँ। दूसरा मैंने कवर किया था, जिससे लास्ट वाली वीडियो आई है मेरी, उससे मैंने कवर किया है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे लगाते हैं, और अगर मूविंग बॉडी है, कोई मूवेबल बॉडी होती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली। एफबीडी के बारे में भी उसमें मैंने तुम्हें बताया, अलग अलग इक्वेशन से वैल्यूज निकालनी बताई है। लास्ट मैंने लेमीज थ्योरम भी कवर किया है, तो वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फ्रिक्शन के बारे में। देखो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, देखो बहुत इजीली। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में तुमने बचपन से पढ़ा होता है। सबसे पहली चीज तो बेटा ये कांटेक्ट फोर्स है। ये तभी एक्ट करेगी जो दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी। नंबर 2, ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो बेसिकली अप्लाइड फोर्स होगी ये हमेशा उससे ऑपोजिट एक्ट करेगी, ये भी तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ अब मैं समझाता हूं फ्रिक्शन होता क्या है। देखो अगर मान लेते हैं बेटा ये बॉडी है, ये बॉडी इस साइड जा रही है। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई चीज इस तरफ जा रही है तो सरफेस कांटेक्ट की वजह से हमें एक ऑपोजिट फोर्स देखने को मिलेगी इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। The friction force is always opposite to the that of कहाँ चला गया, हाँ opposite to that of the applied force। जो मैं applied force लगा रहा हूँ, friction force हमेशा opposite act करेगी। देखो आता कहाँ से है, मतलब ये friction force का कंसेप्ट। अगर ये बॉडी है, अब इस बॉडी पे ये कांटेक्ट है, तो जो हमारी कांटेक्ट फोर्स लगेगी वो कुछ ऐसे लगती है। अब इसमें दो फोर्सेस आती है, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा और एक इस तरफ आएगा, तो ये बेसिकली बनाती है नॉर्मल रिएक्शन। जो सरफेस से मिलता है आर एन जो भी तुम बोलते हो, और इस तरफ ये बनाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली जो कांटेक्ट फोर्स होती है, कांटेक्ट फोर्स दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं हम। एक करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एक करते हैं फ्रिक्शन। ना ये फ्रिक्शन पढ़ते हैं हम। ठीक है, ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन फोर्स हमारी किस पे डिपेंड करेगी, बॉडी के वेट पे। वो सब हम डिस्कस करेंगे, पहले फ्रिक्शन समझाता हूं होता क्या है। ऐसे भी नहीं समझ आया, चलो अलग देखते हैं। देखो मान लेते हैं बेटा मैं इतने से पार्ट को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाऊं, मॉलिक्यूलर कांसेप्ट, तो अगर मॉलिक्यूलर कांसेप्ट की बात करूं तो बेटा ये दो बॉडी मैं कुछ ऐसे दिखाने वाला हूं। देखो ये भी है और दूसरी बॉडी इसमें ऐसे टच है। तो होता क्या है बेसिकली, इस बॉडी और इस बॉडी में इरेगुलरिटीज होती हैं, और इन इरेगुलरिटीज की वजह से ये आपस में लॉक हो जाती है और इनमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फोर्स लगती है, एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी तो इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और दोबारा दूसरे सरफेस पे जाके दोबारा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्योंकि सरफेस है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आता है बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो हमें दिखता है कि कांटेक्ट सरफेस बिल्कुल प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में प्लेन नहीं होता। मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ तो ऐसा होता है, या ऐसा ना समझ के तुम ये समझ सकते हो कि बेसिकली होता क्या है। देखो ये है हमारे पास, अब ये प्लेन तो है नहीं, ये क्या है, तो जब इस पे लगाया, अब इसके जो क्रस्ट है, मतलब इसके जो पहाड़ है, ये इसकी खाई में जाके लॉक हो गए, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है निकल नहीं रहा है, फोर्स लग रही है निकल नहीं रहा है। इसका एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो निकल जाता है। अगर मान लेते हैं बेटा, पहले फ्रिक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन के बाद आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले समझते हैं क्या। देखो अगर मैं तुम्हारे पास कुछ ऐसा सरफेस ले आऊं, अगर मैं यहां से किसी बॉल को गिरूंगा, वो जाएगी यहां तक, फिर वापस आ जाएगी, यहां पे रुक जाएगी आके, यही होता है। अब अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये ऐसे करके यहां तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, थोड़ी सी और फोर्स लगाऊं तो ये पार कर जाएगी ऐसे। क्लियर है?
मतलब ये है कि इस गड्ढे से निकालने में, इस खाई से निकालने में, ये जो बेसिकली ये जो क्रस्ट है और ये जो ट्रफ है, ये ट्रफ ये क्रस्ट है, तो ये ट्रफ क्रस्ट के अंदर, मैंने उल्टा बता दिया, ये क्रस्ट है ये ट्रफ है, तो ये क्रस्ट ट्रफ के अंदर लॉक हो जाता है और इसको बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए होती है फोर्स। तो फोर्स चाहिए होगी इस ट्रफ से बाहर निकालने में, तो जितनी फोर्स लगेगी वो हमारी फ्रिक्शन फोर्स हो जाती है। इतना सा ही होता है ना। फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग तरह की होती है। कैसे, देखो ध्यान से। अब जो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स है वो एक होता है, मान लो ये मार्कर पड़ा है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा है, नहीं हिल रहा है। जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या हिल रही है? नहीं। लेकिन अगर यही फोर्स मैं किसी और पे लगाऊंगा, मूव करेगी। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स अलग है, उसका फ्रिक्शन फोर्स अलग है, ये भी हो सकता है। या क्या इसका फ्रिक्शन फोर्स अलग है? टाइप। उसका फ्रिक्शन फोर्स अलग है? टाइप, ये भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन कितनी तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन की। तो देखो फ्रिक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज बेटा कहां से आ गई मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं तो तुम्हें 2 ही बताने वाला हूं, तीसरी चीज तो वैसे बता दूंगा बस कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको मैं इरेज कर दूं, इसकी शायद तुम्हें जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स ये सब की तुम्हें पता है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, और तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा फ्रिक्शन को। नंबर 1 स्टैटिक फोर्स, नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलता हूं। अब वो क्यों, देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं, देखो या मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बाद में समझाऊं, बेटर रहेगा। चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं बाद में समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा लिखना नहीं है हमने, इनके बारे में ज्यादा लिखना है। तो चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 अगर इसकी बात कर, ध्यान देना, नंबर 1 इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन दी बॉडी एट रेस्ट। ये उसी बॉडी पे एक्ट करेगा जो बॉडी रेस्ट पे होगी, तभी तो नाम स्टैटिक है, रुका हुआ। और इसमें क्या आएगा बेटा, ऑलवेज एक्ट्स ऑन दी मूविंग बॉडी। चलो भाई याद रहेगा, ये रुकी हुई बॉडी पे करेगा, ये मूविंग बॉडी पे करेगा। दूसरा देखते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, बेसिकली नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, ये भी करेगा। तो मैं इसमें डू कर दूं, क्यों, सेम है, कोई फर्क नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा। नंबर 3 अब देखो, डिपेंड्स ऑन दी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी करेगा, डू। तो बस मैं इतना ज्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बस बता दिया मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कुछ है, हमारे पास मोबाइल है बेटा। तो देखो ये मोबाइल रखा है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, देखो मोबाइल पड़ा है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा, फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा, फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स लगा रहा हूं, हिल नहीं रहा, फोर्स नहीं लगा रहा। अब देखो एक टाइम ऐसा होगा कि ये हिलने लगी, तो ये जो मूविंग बॉडी पे फोर्स लग रही है इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और खड़ी हुई बॉडी पे लग रही है तो इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये समझ लो, ये होती है बेटा सेल्फ एडजस्टिंग, ये तुम्हें कॉपी करेगी। जितनी फोर्स तुम लगाओगे उतनी फोर्स ये लगाएगी, जितनी फोर्स तुम लगाओगे इतनी फोर्स लगाएगी, उतनी ही फोर्स लगाएगी जितनी तुम लगाओगे। अगर तुम रुक गए तो ये भी रुक जाएगा। ये बहुत ईमानदार होता है, ठीक है, ये बराबर का हिस्सेदार है बेटा। जब तक स्टैटिक है तब तक बॉडी नहीं मूव करेगी, स्टैटिक से ज्यादा करोगे फिर ये कहता है भाई हम तुम्हारे नहीं है अब, ठीक है, जब तुम हमारे नहीं हो तो हम तुम्हारे नहीं है, ठीक है। चलो मतलब ये रोकना चाहता है, रुकना चाहता है, बस। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ये बॉडी है, मैं अच्छा इरेज कर रहा हूँ बेटा, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, एनीवेज इस स्टेटमेंट की तो मैंने वैसे लिखवा दी समझाने के लिए। मैं देखो करने जा रहा हूँ इरेज, क्योंकि मेन चीज आती है बेटा मैथमेटिकल फॉर्म से। फिजिक्स को समझाना तो मैथमेटिकल फॉर्म से समझो, बहुत मजा आता है।
स्टेटमेंट से इतना ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट तभी क्लियर होगा जब स्टेट फॉर्मुलेशन आएगी। देखो मान लेते हैं बॉडी है, ये रही, सरफेस के ऊपर है, इसका मास m है, तो नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r एक्ट करेगा। मान लेते हैं बेटा बॉडी पे फोर्स लग रही है, इधर चल नहीं रही है, बॉडी चल नहीं रही, ध्यान रखना, फोर्स लग रही है, तो एक फ्रिक्शन लगेगी इस तरफ, तो मैं इसे Fs बोल दूं, क्योंकि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f एंड हैज अ सेम यूनिट इन दैट ऑफ एज दैट ऑफ द फोर्स। जैसे फोर्स होता है, ये भी एक तरह की फोर्स ही है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक तरह की फोर्स है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ये। चलो देखते हैं, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक्ट कर रही है। देखो अब फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। ये डेफिनेशन से आता है, ठीक है, यहीं से फॉर्मूला बनने वाला है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा वेट होगा, सिंपल सी बात है, और जितना ज्यादा वेट दबाव लगेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तभी देखो, अगर देखें हम एक ट्रक में और एक कार में, दोनों में फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, ट्रक में। ऑब्वियस है, मैं ट्रक को धक्का मारूं, मैं गाड़ी को धक्का मारूं, कार को तो फिर भी मैं हिला दूंगा, ट्रक को नहीं हिला पाऊंगा, शायद हिला भी सकता हूं। एनीवेज ये आ गया। तो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेटा इसको हटाने का टाइम आ गया, तो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। नाउ व्हाट इज दिस म्यू एस? म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द irregularities present in the surface of contact। तो जिन सरफेस के बीच में कांटेक्ट है बेटा, उनमें इरेगुलरिटीज कितनी, उस पर डिपेंड करेगा। म्यू की वैल्यू 0 होती है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। हाँ, तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया, नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। देखो म्यू की वैल्यू डिपेंड करती रहेगी, 0 होती है अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा म्यू एस का, तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। अच्छा एक और फॉर्मूला बता सकता हूं मैं यहां से, क्या ना, देखो इधर थोड़ा करते हैं, ये इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि देखो बॉडी ऐसे नहीं मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, यहां तो ऐसे ही मूव नहीं कर रही है, ऐसे क्या करेगी, तो ये चीज इसको बैलेंस कर रही है ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। R इज इक्वल टू एम जी, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। एक बॉडी की वजह से फ्रिक्शन निकालनी है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, इजी है, न्यूटन फोर्स यूनिट होते हैं, बस ये क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही यहां पे करने वाले, बस यहां पे बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी मूव कर रही है, ध्यान दो बेटा, नीचे की तरफ तो एम जी ही लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आर ही लगेगा। ये सरफेस कांटेक्ट है, इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। नो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा, अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। अगेन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। अगेन यहां पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां पे म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आ गया म्यू के यहां पे, ठीक है। वो अगेन जैसे वहां पे किया था वैसे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये मैं बता चुका हूं फॉर्मूला। नाउ एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो आर एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो ये इसके ऑपोजिट होगी या फिर इक्वल होगी एंड ऑपोजिट होगी ऑब्वियसली, तो आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, यहां से ये आ गया। एनीवेज देखो फ्रिक्शन मैंने भी लगा, फोर्स अगर मैं लगाऊं, देखो मान लेते हैं वो कह रहे हैं कि बेटा फोर्स ही लगा रहा है, अलग से कर रहा हूं, यहां पे यहां कर देता हूं, ठीक है। नोट में ध्यान देना बेटा, ये फ्रिक्शन का पार्ट तो है, समझना क्या हो रहा है। इस तरह मैंने फोर्स लगाई, अब बॉडी तो मूव कर ही रही होगी ऑब्वियसली, इस तरफ बॉडी मूव कर रही होगी। देखो मैंने क्या बताया, याद करो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मूविंग बॉडी पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, सिंपल मंत्र है। तो एफ नेट बड़ी फोर्स ये रही जो मैंने अप्लाई करी है, माइनस एफ के छोटी फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं फोर्स वैल्यू पुट करूं, देखो एफ माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए एंड एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए एंड एफ इज इक्वल टू, मैंने यहां पे बेटा म्यू के लगाना है, सो
यहाँ पे क्या किया मैंने, हाँ ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो m कॉमन आएगा एंड a प्लस म्यू के इंटू जी। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया नेट एक्सेलरेशन। अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स निकालनी है तो यहां से आ जाएगी। अगर नेट एक्सेलरेशन निकालनी है तो a इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन आएगी। क्यों, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्सेस, तो f इज इक्वल टू एम ए या एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की बात है। और एफ नेट क्या है हमारे पास, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। छोटी फोर्स कैसे निकालती है मैंने वो भी बता दिया तुम्हें, ठीक है, म्यू के इंटू आर या फिर म्यू के इंटू एम जी। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज रहेगी बेटा हमारे पास, जो मैंने बताया था लास्ट में करवाऊंगा, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। काइनेटिक होता है स्टार्ट करने के बाद, चलने पे, ये होती है रुकने पे। तो रुकने और चलने के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स लगता है, झटका लगता है, हम क्या करते हैं, ये गाड़ी है, गाड़ी पे धक्का लगाया फिर छोड़ दिया, फिर गाड़ी पे धक्का लगाया फिर छोड़ दिया, फिर गाड़ी पे धक्का लगाया फिर छोड़ दिया, फिर एकदम से धक्का लगाया और गाड़ी चल पड़ती है। वो जो एकदम से धक्का लगाया और गाड़ी चल गई वो होती है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगेन यहां पे सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बॉडी वगैरह मूव नहीं करेगी। तो जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो क्या आएगा, एफ एस फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू एस इंटू आर। सो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। तो सेम रहेगा, बस क्या आएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, गाड़ी है मान लो, ये रहे हमारे पास ऐसा ट्रैक है, तो यहां पे गाड़ी खड़ी है, यहां पे बंदा है, ये बहुत तगड़ी वाली गाड़ी है, ठीक है, जज मत करना। एनीवेज, तो मैंने क्या किया, इस पे पुश किया, पुश करके थोड़ा सा आगे गया, फिर पीछे आ गया, फिर आ गया पीछे किया, तो एक फ्लो बना के, मोशन बना के मैंने इसमें एकदम से धक्का मारा, जो एकदम से धक्का लगाया, एकदम से फोर्स लगाया, तो वहां पे कौन सी फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद फिर काइनेटिक लगती है। ठीक है, तो एक चीज याद करके देखो बेटा, अगर गाड़ी में मतलब बोलो धक्का मारो, तो गाड़ी पे धक्का मारोगे तुम तो शायद धक्का मारने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर एक बार गाड़ी फ्लो में आ जाए तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो मोशन में आ गई, रनिंग में आ गई, अब उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगी। चलती हुई गाड़ी को धक्का देके चलाना मुश्किल नहीं है, बट रुकी हुई गाड़ी को फोर्स लगा के चलाना मुश्किल है। मतलब ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। हाँ बिल्कुल यही बताने वाला हूं। तो एक ग्राफ बनता है बेटा, एक ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखो जब हम कर ही चुके हैं तो एक चीज तो ये याद रखोगे बेटा कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, एक ये होता है। दूसरा बेटा ग्राफ होता है। और एक और चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, सेल्फ एडजस्टेबल होती है। तो अगर मैं एक मतलब यहां पर ग्राफ बनाऊं, से मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में, तो क्या होता है, मैं फोर्स लगाता जाऊंगा, गाड़ी चलती जाएगी। अब एकदम से ऐसा आएगा बेटा कि मुझे जर्क लगाना पड़ेगा, और इस जर्क के बाद जो फोर्स लगेगी वो काइनेटिक। तो ये है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये है बेटा हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर बॉडी मूव कर रही है तो। और ये लगेगा ही ऐसे इस पे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, मतलब चल रही है। तो अगर कोई स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसके ऊपर काइनेटिक लगेगा, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन पे नहीं है तो वो स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक सेल्फ एडजस्टेबल होती है, जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा उतनी फोर्स ही मेरे ऊपर लगाएगा, तब तक जब तक वो बॉडी नहीं चलती है। एक क्वेश्चन आता है, अगर वॉल है, वॉल को हिट कर रहा हूं तो वॉल नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि वॉल नीचे से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। तो जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूं वो सारी की सारी फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम कर रही है। क्लियर है, तो जब मैं उससे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो बेटा वॉल गिर जाएगी, या नीचे से जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, और ये वॉल उधर गिरेगी जाके, या वॉल चलने लग जाएगी। ठीक है, अगर जेसीबी से धक्का लगाऊंगा तो हो जाएगा। हाइड्रोलिक पंप मुश्किल काम को भी आसान कर देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है और न्यूमेरिकल करवाने हैं मेरे को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कवर करूंगा फ्रिक्शन के ऊपर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ।